हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि सीएपीएफ एससी में 2024 में हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हर एक सिंगल क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। हम लोग कवर करेंगे कि कोई भी अगर ऑप्शन सही है तो क्यों सही हो रहा है, कोई भी ऑप्शन अगर रॉन्ग हो रहा है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है। क्लियर है? तो डिटेल में हम लोग यहाँ पे पूरा कवर करने वाले हैं और ये लेक्चर जो होने वाला है डेडिकेटली इसी टॉपिक जो हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन उसी में डेडिकेट होने वाला है। तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ अपलोड हो जाता है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछे गए थे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कस्टम्स एंड हेड गियर स्टाइल इन इंडिया। जो 14-17 सेंचुरी का अगर देखते हैं तो इसमें पूछे गए थे कि क्या क्या ऐसे हेड जो हेयर स्टाइल होता है ना उससे रिलेटेड कैसे हेयर स्टाइल थे। तो इसमें से ऑप्शन बता दो। देखो एक काम करना कि जैसे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और क्वेश्चन को अपने लेवल में ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो देखो जो ये 1447 सेंचुरी का बात कर रहे हैं हम लोग इसको कंसीडर करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड को। ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं 4th एंड 7th सेंचुरी को। और ध्यान दो कि जब पहले के जो राजा थे वो लोग क्या लगाते थे, मुकुट लगाते थे। अब मुकुट जो है अच्छे से लगे, ठीक तरीके से सुशोभित हो तो उसका जो हेयर स्टाइल उसी तरीके से लगाते थे। अब मतलब बढ़ा के रखते थे। कैसे? जो मेन का अगर बात करोगे यहाँ पे मेन का जो हेयर स्टाइल देखने को मिलेगा थोड़ा लंबा टाइप देखने को मिलेगा, जिससे मुकुट लगे तो आसानी से जो बाकी का बाल जो दिखते हैं वो आसानी से दिखे। तो इस तरीके से जो है हेयर स्टाइल रखते थे मेन का। और वुमेन का बात करोगे तो वुमेन का हेयर स्टाइल एक तो लंबा था, प्लस ये लोग अपने हेयर स्टाइल में ज्वेलरी हो गया है ना, जितना भी अलग जितने तरीके से जो सजावटी सामान होते हैं उसको सजाते थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो बोले गए हैं कि देयर वाज अ मार्क्ड प्रेफरेंस फॉर स्टिच गारमेंट एज कम्पेयर टू एनी प्रीवियस एज। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब गुप्ता पीरियड को बात करोगे, पोस्ट गुप्ता को देखोगे तो यहाँ पे हर एक चीज़ का एडवांसमेंट देखने को मिला है। चाहे टेक्नोलॉजी का बात करो, साइंस का बात करो, सोसाइटल का बात करो, हर एक फील्ड में यहाँ पे डाइवर्सिफाई एडवांसमेंट देखने को मिला है। तो प्रीवियस ये जो है आगे थे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि सिंपल प्लेन विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है ज्वेलरी से डेकोरेट कर रहे हैं, है ना। ज्वेलरी के साथ साथ जितना भी डेकोरेटेड का फ्लावर हो गया, है ना, फ्लावर हो गया, उससे भी ये लोग डेकोरेट करते थे, सिंपल नहीं रखते थे। तो सेकंड गलत है। इसमें से केवल फर्स्ट ऑप्शन बस सही है, बाकी जो है गलत है। और हाँ ठीक है, चलो समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही चीज़ जो अभी मैं सेम बताया हूँ वो चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, जिसे वीडियो को हो गया है ना कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद जब भी रिवाइज करना होगा तो यहाँ पे पीडीएफ जो है अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से रिवाइज कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में इसको बताना है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दो रेस्पेक्ट से पूछे गए। एक तो पूछे गए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रेस्पेक्ट से और दूसरा पूछे गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड क्या था एक्चुअली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि क्रिप्स मिशन सेंड किए गए थे, साइमन कमीशन जो है सेंड किए गए थे 1927 में, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा, इस रेस्पेक्ट से सेंड किए थे। लेकिन क्या है कि इसको तो रिजेक्ट किए गए थे। क्यों रिजेक्ट किए गए थे? क्योंकि जो हमारे फोर्थ फादर जो लोग थे वो लोग जो है फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे, लेकिन ये लोग जो है डोमिनेशन इंडिपेंडेंस देते थे। मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस रहेगा लेकिन वो ब्रिटिश के अंदर में रहने वाले हैं, इस तरीके से जो है ब्रिटिश बोलते थे। लेकिन ऐसा जो है हमारे जो फोर्थ फादर थे वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इस समय तक आते आते जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है तो इस समय तक आते आते क्या है, जो नेशनलिज्म होता है, एक नेशन के प्रति अपना सेंटिमेंट होता है, फीलिंग होता है, वो इमर्ज होते क्लियरली देखने को मिला है। अब इमर्ज होगा मतलब रेबेलियन होगा, रिवॉल्ट होगा, हर चीज़ का सिनारियो देखने को मिला है। तो इसी के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, जैसे कि साइमन कमीशन आया 1927 में, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 के बीच हुआ है, इसमें से क्या है 73 रिप्रेजेंटेटिव आए इंडिया से।
लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको बाइकआउट कर दिए। क्यों बाइकआउट कर दिए थे? क्योंकि वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। अब ऑलरेडी जो है मूवमेंट लॉन्च कर दिए हो तो उसे छोड़ के थोड़ा आएंगे। तो पहला बात यह है कि इसको बाइकआउट किए गए थे। मुस्लिम बोलता हूँ, जो नेशनल कांग्रेस नेशनल जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसने इसको बाइकआउट किए थे। फिर अटेंड कौन कौन किए थे? जैसे कि प्रिंस हो गया, मुस्लिम लीग, लिबरल, डिप्रेस क्लास हो गया, ये सब जो हैं इसमें क्या किए गए थे? पार्टिसिपेट किए गए थे। लेकिन यहाँ पे कोई मेजर जो है डिसीजन देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक तो सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था और मेजोरिटी जो पार्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो ही एब्सेंट थे। ठीक है, तो पहला। फिर जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला, जिसमें से फेडरल स्ट्रक्चर, माइनॉरिटी राइट है, डिप्रेस क्लास का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में बात हुई। फिर सेम जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें से मिनिमल प्रोग्रेस देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल इशू की वजह से, जैसे कि क्या है, कांग्रेस ने फिर से बाइकआउट कर दिया। सेकंड राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, पहला में बाइकआउट किए, फिर थर्ड में भी बाइकआउट कर दिए। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ है। और एक और समझो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसे लॉन्च किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि इसके थ्रू जो है जितना भी इशू थे इंडिया के रेस्पेक्टिव उसको रिजॉल्व करने के लिए, जो कि क्या क्या इसमें फीचर्स बात किए गए थे कि फेडरल फीचर होगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगा, डायरकी होगा सेंटर में, डिवीजन ऑफ पावर होगा, बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर होगा, जुडिशरी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बात किए गए थे, प्रोविज़न लिखे गए थे 1935 के एक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में आओ। ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे अब समझो, तो अब जो है क्लियरली यहाँ पे समझ आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है ये बताना है। पहला है कि द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट दी पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी देखें कि क्योंकि वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहे थे इसलिए पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए। सेकंड स्टेटमेंट है कि द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़े ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके थ्रू जो है पास किए गए हैं। जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है वहाँ पे डिस्कस हुए तो उसके जरिए से क्या है, इस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को वहाँ पे पास किए गए, जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बात करता है, फेडरल स्ट्रक्चर का बात करते हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 डिड नॉट फेवर द आइडियल ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये गलत है, अभी तो पढ़े हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बात किए हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है कि द गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर इन द एक्ट ऑफ 1935 टू टेक ओवर एंड द रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल जो है ये ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पे पावर दिए हैं। जब यहाँ पे ऑटोनॉमी का बात कर ही रहे हैं तो इसको पावर नहीं देंगे क्या, है ना, खुद सोचो। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है 1 और 2 जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी जो 2 ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, समझ आ गया। 67 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ बुक लिखे गए हैं और उसका सब्जेक्ट लिखे गए हैं, टेक्स्ट लिखे गए और उसका सब्जेक्ट लिखे गए हैं। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच कर रहे हैं। देखो पहला जो ऑप्शन है तिलक मंजरी, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात, जो तिलक मंजरी है ये लिटरेचर है, इस चीज़ को याद रखना है, मैथमेटिक्स नहीं है, लिटरेचर है। ये मिडाइवल पीरियड का लिटरेचर है जिसे लिखे गए हैं धनपाल के द्वारा। ठीक है, इसे धनपाल के द्वारा लिखे गए थे विथ संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, इसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे धनपाल के द्वारा, इस चीज़ को यहाँ पे क्लियरली याद रखना है। फिर सेकंड जो लिखे गए हैं कि जानकी हरण, जानकी हरण जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जानकी हरण को यहाँ पे लॉजिक बता रहे हैं। यहाँ पे जानकी हरण लॉजिक नहीं है, पहली बात तो पहला गलत हो गया। ठीक है, जो थर्ड है ये भी गलत हो जाएगा, जो जानकी हरण लॉजिक थोड़ा है। जो जानकी हरण में जो सीता जी को जब एडप्ट किए है ना, एडप्ट किए हैं रावण के द्वारा, उसको यहाँ पे लिखे गए हैं, उस भाव को यहाँ पे लिखे गए हैं। क्लियर है? तो इसका जो ऑथर जानकी हरण का ऑथर है कुमार दास के द्वारा, जो इसका ऑथर है कुमार दास है। तो इस सबसे पहला और थर्ड तो गलत हो गया। जो निभांतु है ये मेडिसिन से रिलेटेड है, यही बस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो है ओनली 2 जो बी ऑप्शन है ये सही है, बाकी यहाँ पे रॉन्ग है। और इसका पूरा जो है जो मैं बताया हूँ अभी, ये चीज़ जो है यहाँ पे लिखे गए हैं क्लियरली एज ए नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इस जो टेलीग्राम चैनल में ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गोज ऑन टेल अस दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ रुद्रदामन
इन द ईयर 72 ऑफ द सका इरा देयर अकर अ टेरिबल स्टॉर्म, व्हाट वुड बी टाइम इन सी ऑफ द अकरेंस ऑफ दैट टेरिबल स्टॉर्म। इसमें कुछ नहीं है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताते हैं, रुद्रदामन सेकंड के बारे में, ठीक है, रुद्रदामन सेकंड के बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो ये बताओ कि रुद्रदामन सेकंड का टाइम पीरियड कितना था, बस यही बताना है इसमें, ठीक है, यही बताना है, ये क्वेश्चन को जस्ट घुमाए बस है। तो रुद्रदामन का जो टाइम पीरियड था ये 150 CE में थे, ठीक है। देखो क्वेश्चन को किस लेवल में कैसे घुमाए हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बताता है रुद्रदामन के बारे में, इतना तो पता है। अब रुद्रदामन के टाइम में जो स्टॉर्म आया था और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे स्टॉर्म के बारे में, है ना, तो हम लोग ये लॉजिक लगा सकते हैं कि रुद्रदामन के टाइम पीरियड में आया था, तो रुद्रदामन का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है, तो 150 CE थे। तो इस तरीके से कुछ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको भी थोड़ा हैंडल करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अब्दुल रजाक द ट्रेवलर टू विजयनगर हैज रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर मर्चेंट इन विजयनगर एंड नोटेड अ पार्टिकुलर फ्लावर दैट सीम एज नेसेसरी एज अ फूड टू द पीपल ऑफ दैट पार्ट, विच वेराइटी ऑफ फ्लावर वाज बीइंग रिफर्ड टू अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक जो है ट्रेवलर है, ठीक है, जैसे कि फाहयान है, हुएंग सॉन्ग है, जो ट्रेवल किए हैं, सेम जो है अब्दुल रजाक है, ये भी एक ट्रेवलर है जो कि सदर्न इंडिया में ट्रेवल किए हैं। इसका हम लोग अगर टाइम पीरियड बात करेंगे तो 15th सेंचुरी कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो कि विजयनगर जो साउथ में है वहाँ पे ये आए थे। इन्होंने अपनी बुक में जब आए तो इन्होंने अपने बुक में डिफरेंट, जैसे कि रूरल के बारे में लिखे, डिफरेंट रूरल के बारे में लिखे, उसमें से एक रूरल है विजयनगर। इसके बारे में लिखे कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यहाँ रूल्स और रेगुलेशन कैसे थे, किस तरीके से यहाँ पे रूल्स चलते थे, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होते थे, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जस्ट फ्लावर के बारे में पूछे हैं, तो इन्होंने जो रोज़ फ्लावर है इसका ही जिक्र किए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जो है डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आए तो उन्होंने बताया सिटी, उसके प्रोस्पेरिटी के बारे में कि विजयनगर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट स्प्लेंडेड सिटी है वर्ल्ड में, ऐसा ही इसको बताएं। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि देवराय सेकंड है, उसके अंडर में बताएं। फिर मिलिट्री यहाँ पे लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, लार्ज आर्मी थे विथ एलिफेंट कालवरी के साथ, टॉलरेंस रखते थे, है ना, हिंदू मुस्लिम इन सब में टॉलरेंस रखते थे। ट्रेड इसका फिर ओवरसीज था, है ना, पर्शियन हो गया, अरेबिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यहाँ पे भी ट्रेड जो है यहाँ पे स्पीड देखने को मिला है। तो इस सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताएं जब अब्दुल रजाक आया था। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को और पूछेंगे अगर, तो कौन से सन में आए ऐसा पूछ सकते हैं, या फिर कौन से राजा में आए, है ना, कौन से रूल्स में आए, ये सब पूछ सकते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 71। इन कौटिल्य अर्थशास्त्र द कनकर किंग इज एक्सपेक्टेड टू इस्टाब्लिश इन द कनकर टेरिटरी अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन, कौन से बेस्ड ऑर्डर में थी। सीधी सी बात है, जो कौटिल्य लिखे गए अर्थशास्त्र में मौर्य डायनेस्टी। अब मौर्य डायनेस्टी में कौन सा ऑर्डर चलता था, मतलब वर्ण सिस्टम कौन से चलते थे, ये बस बताना है। कौन सा सिस्टम चलते थे यहाँ पे धर्म वर्ण आश्रम सिस्टम, ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गई ये चीज़। चलो नेक्स्ट देखो, बाकी ब्रीफ तो यहाँ पे लिखे गए हैं, अर्थशास्त्र क्या होता है, किसके द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जो सप्तांग थ्योरी बताते हैं, जो भी स्टेट अगर गवर्न कर रहे हो तो राजा अगर है तो राजा को सप्तांग थ्योरी फॉलो करना चाहिए, जिससे अपना टेरिटरी में कायम रहे, अपने टेरिटरी को एक सुरक्षित तरीके से रन कर सकें। तो कौन कौन होना चाहिए, किंग होना चाहिए, मिनिस्टर होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, फोर्ट होना चाहिए, है ना, ट्रेजरी होना चाहिए, आर्मी होना चाहिए और एलाइज होना चाहिए, मतलब मित्र होना चाहिए। तो सप्तांग थ्योरी जो है याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बाकी इकोनॉमी के बारे में क्या बताएं, ये पूरा डिटेल में लिख दिया हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ से बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, प्लस यहाँ पे डिप से क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो इकोनॉमी का बात करोगे तो एग्रीकल्चर थे, ट्रेड में इंजेस थे, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये सब चीज़ में थे, यहाँ पे इंजेस थे, है ना। लॉ एंड जस्टिस का बात करोगे तो क्राइम डिफाइंड था, पनिशमेंट अगर क्राइम कर रहे हो तो पनिशमेंट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बातें करते थे, है ना। अर्थशास्त्र में यहाँ पे ये सब चीज़ जो है डिफाइन है। क्लियर, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 72 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, क्रोनोलॉजी के बेस में अपने को बैठाना है इसको। सबसे पहले
कौन आए, उसके बाद कौन आया, यही समझना है। तो जैसे कि सका इरा है, सका इरा सबको पता होगा, आई थिंक 78 BC स्टार्ट किए गए थे, तो 78 इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। फिर जो कलचुरी है, कलचुरी का जो है 240 CE है ना, ये भी CE है। देखो CE और AD एक ही होता है, BCE BC ये अलग होता है ना। यहाँ पे CE और AD ये एक चीज़ है, उसके बाद BCE और BC ये एक चीज़ होता है। फिर विक्रम इरा का अगर बात करोगे, कलचुरी का हो गया ठीक, विक्रम का बात करोगे तो 57 BCE का टाइम पीरियड है इसका। उसके बाद जो है हर्ष का टाइम पीरियड देखोगे तो 606 CE का टाइम पीरियड है। उसके बाद जो गुप्ता का अगर टाइम पीरियड देखोगे तो 319 से 320 CE का टाइम पीरियड है। अब इस हिसाब से अगर हम लोग इसको क्रोनोलॉजी में अगर बैठाएं, तो क्रोनोलॉजी में बैठाएंगे तो जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें से विक्रम इरा सबसे पहले आएगा। क्लियर है, विक्रम इरा जो है 57 BC सबसे पहले आएगा, उसके बाद सका इरा आएगा। तो इस तरीके से जो है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखना। थोड़े से क्या है, थोड़ा डिटेल में इसको कवर कर लेते हैं। जैसे कि सका इरा है जो कि 78 CE से स्टार्ट किए गए थे। इसका जो फाउंडर है छत्रपा किंग है ना, सतवाहना रूलर जो है आफ्टर डिफीट किए हैं सका, तो उसके बाद इसे अडॉप्ट किए गए हैं। कलचुरी का बात करोगे तो 248 है, एसोसिएटेड है किसे, अभिनव कलचुरी डायनेस्टी जो महाराष्ट्र सेंट्रल इंडिया में थे। उसके बाद विक्रम इरा जो संवत समझते हो ना, विक्रम संवत, इससे रिलेटेड करते हैं ये। फिर अगला, फिर हर्ष के बारे में लिखा हुआ है, गुप्ता है, फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी नोट्स के फॉर्म में लिखा है, तो एक बार इसको रेफर कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको तो बता ही रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 73, व्हाट इज अ नलाइरा दिव्य प्रबंधम, ये क्या है, इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो दिव्य प्रबंधम है ये एक्चुअली ये टेक्स्ट बुक है। देखो ये टेक्स्ट बुक है जिसमें से 4000 तमिल जो हिमंस यहाँ पे लिखे गए हैं, और इसे ऑथर अगर बोलोगे तो इसका ऑथर अलवर है। अलवर उसे बोलते हैं जो कि विष्णु भगवान का डिवोटी होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं नयनार, नयनार उसे बोलते हैं जो कि शिव भगवान का डिवोटी होते हैं। क्लियर है, तो इसी के बेस में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन अपने को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखो कंपोजिशन बाय अलवर कंपाइल इन फॉर्म ऑफ एंथोलॉजी, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे अलवर के द्वारा ही कंपोज किए गए थे, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन समझ आ गया और यही पहला ही ऑप्शन इसका सही है। बाकी इसके बारे में अगर और जानना है तो ये पूरा लिखे गए हैं, है ना, जो अभी बताया हूँ उससे ज़्यादा भी लिखे गए हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड अगर देखोगे तो 6 to 9th सेंचुरी जो है, यहाँ पे जितना भी वेरियस अलवर संत आए उसके द्वारा इसे कंपोज किए गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर भूनी, पचारा एंड द्रौपदी मेंशन फ्रिक्वेंटली इन दी बायोग्राफी ऑफ वैष्णवा रिफॉर्मर ऑफ मिडाइवल असम। कौन है बताओ तो, ये क्या है, जो टर्म यहाँ पे लिखे गए हैं उस टर्म को ही बस अपने को बताना है। यहाँ पे एक टर्म आया है बायोग्राफी, बायोग्राफी किसको बोलते हैं, और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ये पता है ना दोनों में डिफरेंस। बायोग्राफी का मतलब होता है जैसे कि मैं किसी दूसरे पर्सन के बारे में लिख रहा हूँ, पर्सन दूसरा है लेकिन मैं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं बायोग्राफी। लेकिन अगर मैं ही अपने बारे में लिख रहा हूँ तो इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है जैसे कि भूनी हो गया है ना, पचारा हो गया, द्रौपदी हो गया, ये पीस ऑफ मेन क्लॉथ्स हैं, है ना। एक्चुअली ये क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स की एक वेराइटी है, इसको यहाँ पे नाम दिए गए हैं। फ्रिक्वेंटली अगर बात करोगे एंशिएंट इंडिया में, मिडाइवल इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में भी इवन, तो कुछ कुछ ऐसे टर्म हैं जिसको यहाँ पे कंसीडर करना है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, इतना क्लियर हो रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट है 1909, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगर इसका बैकग्राउंड अगर बताऊँ थोड़ा, रॉलेट एक्ट ये है क्या, लायक क्यों गए थे, तो जैसे ही वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हुआ, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि इंडिया में जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि नेशनलिज्म का भावना यहाँ पे इमर्ज हो रहे थे।
जो यहाँ पे पीपल थे, इंडियन पीपल थे, उसको लगना ये स्टार्ट हो गया था कि हमारे ऊपर जो ब्रिटिश हैं ये बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, है ना। पहले से ही पता था, लेकिन उसको एक लीडर नहीं मिल रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जब वर्ल्ड वार फर्स्ट जैसे इंड हुआ, उसके बाद जो है इमरजेंस जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का इमरजेंस यहाँ पे देखने को मिला। अब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी मिल रहे हैं तो इसको अब सप्रेस भी तो करना है। तो सप्रेस करे कैसे करेंगे, तो ब्रिटिश ने एक रूल्स ला दिए गए, नियम ला दिए गए, रॉलेट एक्ट 1990। इसमें क्या प्रोविज़न था, देखो इसमें ये प्रोविज़न था कि कोई भी पर्सन को अरेस्ट कर लेंगे अगर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं, या फिर गवर्नमेंट को अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान कर रहे हैं तो उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे विदाउट ट्रायल अप टू 2 ईयर्स, मतलब 2 साल तक अरेस्ट ही करे रहेंगे, उसमें ना तो उसका कोई ट्रायल होने वाला है। इस तरीके से प्रोविज़न लाए गए थे। अलाउ द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 ईयर। फिर पॉलिटिकल केसेस शुड बी ट्रायल विदाउट ज्यूरीज, ये बोले गए, इसमें जो है मेन प्रोविज़न लाए गए। फिर रिस्ट्रिक्शन, प्रेस में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, क्योंकि प्रेस के थ्रू ही तो आवाज़ पहुँचते थे, हैं। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ रहे हैं तो उसका खबर कौन देंगे, प्रेस के थ्रू। पब्लिक मीटिंग जहाँ पे डिस्कशन कर सकते थे उसको यहाँ पे बैन कर दिए गए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। इस तरीके से कहें इस रूल के थ्रू जो है सप्रेशन करना स्टार्ट किए गए, ठीक है। यही जो रूल है रॉलेट एक्ट 1990। अब डिफरेंट लोगों ने इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, उसमें नहीं जाना है, लेकिन अभी जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, इसमें से 3 ऑप्शन हैं और कौन सा यहाँ पे गलत है ये बताना है, नॉट करेक्ट पूछे गए हैं। चलो बताओ, तो अब बैकग्राउंड समझ आ गया। चलो अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है कि इट वाज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो रॉलेट एक्ट है इसे पास किए गए थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। सेकेंड है कि खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म टू अपोज द एक्ट, ये गलत है। खिलाफत कमेटी जो है इसे अपोज करने के लिए फॉर्म नहीं किए गए थे। खिलाफत जो कमेटी है इसे फॉर्म किए गए थे जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, तो जो है ऑटोमन एम्परर उस समय क्या है विघटन में चल रहे थे, है ना। अगर देखोगे तो विघटन हो रहा था, उसका जो साम्राज्य है नष्ट हो रहा था। प्लस जो वहाँ का जो तुर्की खालीफा है ना, तो तुर्की खालीफा जो टर्की खालीफा है उसके शक्ति को रिस्टोर करने के रेस्पेक्ट से जो है खिलाफत कमेटी फॉर्म किए गए थे, ठीक है। तो सेकेंड गलत है। वाइल गांधी वॉज अरेस्टेड, इसके थ्रू रॉलेट एक्ट के थ्रू गांधी जी भी अरेस्ट किए गए थे। द लोकल रीडर वर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट, ये सही है, ठीक है। गांधी जी को अरेस्ट कर लिए थे, उसके बाद भी जो है लोकल लीडर जो है वो लोग ने जो है प्रोटेस्ट कंटिन्यू ही रखा, प्रोटेस्ट करते ही रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो पूछे गए हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो एक ही जो है ऑप्शन गलत है इसमें से, सेकेंड ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों सही हैं, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है ये रहा, इसके बारे में बताओ। तो महानवी दिब्बा के बारे में पूछे गए, एक मासिव प्लेटफॉर्म है। तो 2 पॉइंट है, 2 स्टेटमेंट है, इसका आंसर बताना है। ये जो महानवी दिब्बा ये जो प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, ये देखो कैसा क्या है ये। एक्चुअली देखो ये प्लेटफॉर्म है, मान लो इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे महानवी दिब्बा। ये प्लेटफॉर्म बना दिए, इस प्लेटफॉर्म बनने के बाद इसके ऊपर जो है मंदिर बनने वाले, इसके ऊपर जो डीटी को रखेंगे या फिर जो मंदिर कार्य होगा ये इसके ऊपर होने वाले हैं, ठीक है। क्यों ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि जैसे कि बरसात आ रहे हैं, बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में क्या होता था कि अगर इस प्लेटफॉर्म को ना बनाए तो डायरेक्टली गर्भगृह में पूरा पानी चले जाते थे। तो इसको रोकने के लिए क्या किए, 12 फीट का है इसका जो है 12 फीट का क्या किए, पूरा डायरेक्टली प्लेटफॉर्म बना दिए गए, जिसे हम लोग यहाँ पे महानवी दिब्बा कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसे जो है अगर इसका रैन देखोगे तो जो कृष्णदेवराय हैं, कृष्णदेवराय इसके समय में इसे बनाए गए थे, जो टुलवा डायनेस्टी थे, ठीक है। टुलवा डायनेस्टी जो कृष्णदेवराय है इसके ही समय में इसे बनाए गए थे। चलो तो इस रेस्पेक्ट से जो है स्टेटमेंट यहाँ पे पूछे गए हैं कि इट इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी ऑफ विजयनगर। कृष्णदेवराय किसका रूलर थे, विजयनगर इंपरर के ही तो रूलर थे, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड बोले गए हैं कि विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड ऑन इट, गलत है, विरूपाक्ष टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड नहीं है, ध्यान देना। तो इसमें से जो है पहला ऑप्शन पहला ही बस सही है यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। क्लियर। तो 76 का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द
बुंदेला रेबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब आर करेक्ट। तो बुंदेला रेबेलियन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो उस समय क्या था, मुगल पीरियड में जो बुंदेलखंड रीजन है वो पूरा मुगल के अंदर आते थे, लेकिन वहाँ के जो लोकल लीडर हैं, है ना, जो लोकल बुंदेल रूलर हैं, वो चाहते थे कि हमें ऑटोनॉमी मिले। क्यों ऑटोनॉमी चाहते थे? क्योंकि जो मुगल इंपरर हैं वो लोग क्या हैवी रेवेन्यू डिमांड करते थे, ठीक है। रेवेन्यू टैक्स हैवी जो है रेवेन्यू डिमांड करने के साथ साथ जो है हैवी टैक्स से इम्पोज करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि देखो इतना ज़्यादा हैवी अगर डिमांड करोगे तो अपने लिए सस्टेन कैसे कर पाएंगे। तो इसी के चलते क्या हुआ, ऑटोनॉमी डिमांड करने के चलते जो है इन्फ्लेटेड हो गया, दोनों के बीच क्या हो गया, थोड़ा फाइटिंग हो गया, जिसके थ्रू जो है बुंदेल ने क्या कर दिए, मुगल के अगेंस्ट जो है रेबेलियन स्टार्ट कर दिए गए। या फिर मोर प्रिसाइसली जाओगे तो औरंगजेब के अगेंस्ट जो है बुंदेल ने रेबेलियन स्टार्ट कर दिए गए। तो उसी के रेस्पेक्ट से जो है 3 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी को यहाँ पे बताना है। देखो तो पहला स्टेटमेंट है कि शिवाजी एडवाइज्ड छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब, क्योंकि अगर लोकल जितना भी पीपल है वही साथ देंगे तभी जो है रेबेलियन जो हो रहा है, रेबेलियन जो है करके जो है ऑटोनॉमी हम लोग डिमांड कर सकते हैं। इन्होंने एडवाइस दिए, शिवाजी ने इसको एडवाइस दिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि छत्रसाल लिविड चौथ लाइक मराठा, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चौथ का मतलब एक्चुअली होता है टैक्स, टैक्स कितना टैक्स, 1/4 जो टैक्स लेते हैं उसको चौथ बोलते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आता है सरदेशमुखी का, याद रखना सरदेशमुखी जो है यहाँ पे 1/10 लेते हैं। सरदेश किसको बोलते हैं, अगर कोई भी अनाज जैसे कि सरप्लस में चले गए, ज़्यादा आ गए, है ना, तो ज़्यादा आ गए तो उसमें अतिरिक्त टैक्स लगाते थे, उसको यहाँ पे सरदेशमुखी बोलते हैं, जो कि 1/3 वहाँ पे टैक्स लगाते थे। बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है कि इन 1705 औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विथ छत्रसाल एंड छत्रसाल वाज ग्रांटेड मनसब ऑफ 4000। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि लास्ट में डिसाइड किए, इतना ज़्यादा रेबेलियन होने के बाद लास्ट में जो है डिसाइड किएगी कि इसको इतने का मनसब बना दिया जाए। मनसब मतलब कोई ये जो है प्रॉपर लैंड है उसको इसको असाइन कर दिया जाए। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 77 का क्वेश्चन समझ आ गया है ना, आंसर जो है बाकी नोट्स के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा ही हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन डच ट्रेड के बारे में यहाँ पे पूछे गए हैं, तो बताना है। तो देखो डच के बारे में अगर थोड़ा हिस्टोरिकली अगर बात करोगे तो 1602 में आए थे, और इन्होंने अपना फर्स्ट जो है फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे 1616 में। ठीक है, 1616 में इन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे, जिसमें से कुछ मेजर अगर इसका फैक्ट्री अगर बात करोगे, जो फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है, जैसे कि सूरत हो गया, है ना, सूरत के बाद जो है मछलीपट्टनम हो गया, मछलीपट्टनम प्रेजेंट डे जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे पड़ता है, चिंसूर हो गया, पुलिकट हो गया, ये जो है कुछ इसका जो है ट्रेडिंग सेंटर इन्होंने बनाए थे। बाकी जितना भी जैसे कि डच हो गए, फिर इंग्लिश आएंगे, है ना, इंग्लिश के बाद जो है पोर्तुगल है, फ्रेंच है, ये सब आएंगे तो अपना कुछ जो है यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि वहीं से तो अल्टीमेटली ट्रेड करोगे। ठीक है, तो डच ट्रेड जो मुगल पीरियड के बारे में यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड फ्रॉम दी बंगाल थ्रू हुगली, बंगाल से जो है हुगली ट्रांसपोर्ट करते थे, करेंगे ही करेंगे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट है कि क्लोज एंड दी, क्लोज मतलब लॉन्ग होता है, ठीक है, क्लोज एंड दी नट मेक्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्ट टू यूरोप, एक्सपोर्ट करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ से कम दाम में लिए, है ना, इंडिया से उसे कम दाम में लिए और यूरोप में जाके उसके हाई दाम में बेच देते थे। अब हाई दाम में बेचेंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट के चक्कर में ये लोग क्या करते थे कि इंडिया में खरीदते थे और यूरोप में जाके उसको सेल कर देते थे। तो सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो 1 और 2 यहाँ पे दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। क्लियर है क्या? चलो, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नवल फोर्ट वर इरेक्टेड बाई शिवाजी, तो कौन से फोर्ट को यहाँ पे इरेक्ट किया गया है, जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको बताना है। बताओ तो कौन से फोर्ट को इरेक्ट किए गए थे। तो जितना भी 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए सभी फोर्ट हैं जिसे इरेक्ट किए गए थे बाय द शिवाजी। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में अगर बात करोगे तो जो मराठा एम्परर है वेस्टर्न इंडिया में, उसका फाउंडर है, बॉर्न है इसका शिवनेरी फोर्ट जो पुणे में 1630 में बॉर्न हुए थे ये।
फिर मेजर अचीवमेंट का बात करोगे तो मराठा किंगडम को इंडिपेंडेंस रखे हैं। जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मराठा किंगडम अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, है ना। डेवलप इन्होंने नेटवर्क डेवलप किए गए, फोर्ट का, स्ट्रॉन्ग आर्मी का, स्वराज्य जो कि सेल्फ रूल का बात करते थे ये किए हैं, सेल्फ रूल किए हैं। इसमें जो फॉरेनर का अटैक तो हुआ है लेकिन उस अटैक को इन्होंने क्या किए, प्रोटेक्ट किए हैं। क्लियर है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमें डिस्कस करना था और डिस्कस किए हैं। इतना समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में पूछे गए, असम के मिडाइवल पीरियड में असम में कैसा इकोनॉमी था उसके बारे में यहाँ पे पूछे गए हैं। देखो पहला स्टेटमेंट है कि एहोम कास्ट एक्सीलेंट मैचलॉक एंड मेड फर्स्ट रेड गन पाउडर एंड आर्टिलरीज पीसेज। सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर असम का लोकेशन अगर देखोगे तो वहाँ पे पूरा डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। गोरेला जो वारफेयर होता है वहीं पे जो है देखने को मिलता है, बाकी अदर रीजन में भी देखने को मिलता है, लेकिन गोरेला वारफेयर हो गया, ये सब चीज़ जितना भी वारफेयर टेक्निक है वहीं देखने को मिलेगा। तो उसी के कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है, गन पाउडर जो है ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देंगे, है ना। आर्टिलरी पीसेस हो गया, ये ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देंगे असम में। तो पहला स्टेटमेंट जो असम की इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि असम एडॉप्टेड न्यू क्राफ्ट ऑफ ब्रास कास्टिंग एंड द मेकिंग ग्रेनुलेटेड शुगर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि सार्थेबरी विलेज है जो कि कमरूप में है, वाज नोन फॉर इट्स स्किल इन मेटल कास्टिंग। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जब असम के मिडिवल इकोनॉमी को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सब जिक्र होता है, जैसे कि मेटल कास्टिंग हो गया, है ना, तो इस सब चीज़ का जिक्र होता है। तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 2 3 जो है 80 का तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री से जो पूछे गए थे हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसे ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा PDF नोटिफिकेशन अपडेट हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।